हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। अगर आप इस पेपर को अच्छे से देखते हैं तो आपका जो हाफ ईयरली का पेपर होगा वो बहुत ही शानदार होगा और एक आपकी इमेज बनेगी आपका जो हाफ ईयरली का पेपर हो कैसे बनता है और किस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने ताकि आपका जो हाफ ईयरली का पेपर होगा वो बहुत ही शानदार होगा। तो ये कक्षा 9 की जो मैथ्स गणित का पेपर आपके सामने है, 9वीं क्लास की गणित का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा वो आपके 70 नंबर का होगा और 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। मैं आपके यहाँ पे इसी प्रकार से राजस्थान के 50 जिले हैं और 50 ही जिलों के जो पेपर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो मैं सभी जिलों के पेपर यहाँ पे अपलोड करूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपके पास में भी कोई पुराना पेपर है तो आप मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर करवा दिया जाएगा। 75 68 35 00 69 और PDF आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। 9वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वहाँ पे मिलते रहेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो अपन इसमें सोल्व करते हैं। आपके सामने इस प्रकार से जो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे होंगे वो उनको आपको पढ़ लेना है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखें, यानी कि आपको रोल नंबर लिखने हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इसके अलावा सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पेपर में नहीं लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सब के उत्तर एक साथ आपको लिखने हैं, यानी कि मान लो एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो उन सभी के आंसर आपको एक साथ लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है उसको आपको आंसर कोप में लिखना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है कि कौन सी जिसमें से अपरिमेय संख्या नहीं है। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि वो जो अपरिमेय नहीं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। तो आप इनमें से जो या तो वो संख्या निकाल लो जो परिमेय है या फिर वो संख्या ढूंढ लो जो कि अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, अंडर रूट के अंदर जिसका अपन जो वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, है ना, तो उसको अपन अपरिमेय संख्या लिखेंगे। या फिर जिन संख्याओं को अपन P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिनको लिख सकते हैं उनको अपन परिमेय संख्या कहते हैं, जो P/Q के फॉर्म में होती हैं, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमारे जो √2 हैं वो एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा आपका जो √3 है वह भी आपकी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 भी आपकी अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण भी आप याद रखें। साथ ही पाई जो होती है, पाई भी आपकी अपरिमेय संख्या ही होती हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखें, परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। और पाई का मान कितना होता है वो आप कमेंट करके बता देना कि पाई का मान कितना होता है। जबकि √4 जो है, √4 होता है, इसको अपन 2 लिख सकते हैं। जैसे √9 को अपन 3 लिख सकते हैं, √16 को अपन 4 लिख सकते हैं, वैसे ही √25 को अपन 5 लिख सकते हैं। यानी कि इसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। ये 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। तो वैसे ही यहाँ पर √4 को अपन 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये वाला जो 2 है उसको अपन 2/1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए यानी कि ये P/Q के फॉर्म में आ गया, तो ये √4 हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा, पहला क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है, यानी कि स वाला √4 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आप कमेंट करके बताना कि जो √64 है, √64 ये परिमेय है या फिर ये अपरिमेय है। कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि √64 परिमेय है या फिर अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये, बहुपद x + x² + x, इसमें x² का गुणांक ज्ञात करना है। ये पॉलिनोमियल है, इसका आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट पूछा है, x² का कोफिशिएंट, यानी कि इसमें गुणांक पूछा है तो x² के जो गुणा में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है वो आपको बताना है। देखो यहाँ पे प्लस का दिखाई दे रहा है निशान, जिस भी संख्या के गुणा में कुछ नहीं हो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे प्लस का 1 है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके प्लस का 1, इसका कोफिशिएंट है। आपको x का गुणांक पूछे तो भी आपको प्लस का 1 लिखना है, ठीक है। x का गुणांक भी प्लस का 1 ही है। जैसे एक दूसरा बहुपद है हमारे पास में, ये है बहुपद हमारा 2x² - 4x और प्लस के 5। इसमें आपको x का गुणांक पूछें, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा,
माइनस का 4 होगा, माइनस के 4 हो जाएंगे। ये माइनस के 4 इसका गुणांक कहलाता है। माइनस के 4 इसका कोफिशिएंट होगा, x का गुणांक। जिसका पूछे केवल उसी का बताना है। नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 3। सर समीकरण दे रखी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका आपका मान ज्ञात करना है। तो ये एक आइडेंटिटी है, इसका आपको फॉर्मूला पूरा करना है। तो ये आइडेंटिटी क्या है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होती हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होती हैं। ये प्लस है तो दोनों तरफ प्लस ही आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर, बस ये इसका फॉर्मूला होता है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, डी वाला, यानी कि द वाला आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ये जो 2 है मान लो माइनस में होता ये वाला, तो फिर ये वाला जो उत्तर है वो फिर हमारा क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसके अलावा आप कमेंट करके बताना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो सार समीकरण है इसका मान क्या होता है, इस आइडेंटिटी के जो वैल्यू है वो क्या होती है, कमेंट करके आपको बतानी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में लगभग आपको देखने को मिल जाती है, कहीं ना कहीं आपको घुमा फिरा के वहीं पे लेके आ जाती हैं। तो ये इसका जो आगे का मान है वो आप कमेंट करके बता देना। चौथा क्वेश्चन आपका ये, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। एक इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल वाली है, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे वो आपको बताना है। तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर क्या करेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन इसके मिलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, मूल बिंदु या फिर चतुर्थांश। देखो 2 प्रकार की लाइनें होती हैं, एक तो वर्टिकल होती है और एक हॉरिजॉन्टल होती है। ये हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स एक्सिस होती हैं, ये हो जाएगी एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होती हैं ऊर्ध्वाधर रेखा वो होती है वाई अक्ष। ये क्षैतिज रेखा होती हैं, एक्स अक्ष वाली क्षैतिज रेखा होती हैं, और वाई अक्ष वाली जो होती हैं वो होती हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा वो वाई अक्ष को कहा जाता है, और एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहा जाता है। तो वाई एक्स का पूछे तो उसमें क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर को टिक कर देंगे, इसका ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्षैतिज रेखा ये कौन सा अक्ष है, ये फिर हमारा हो जाएगा एक्स अक्ष हो जाएगा, इसको कहेंगे एक्स अक्ष। ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है ये दोनों आपस में जो 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं, 90 डिग्री के कोण पे परपेंडिकुलर इनको इंटरसेक्ट करती हैं, 90 डिग्री के कोण पर ये लंबवत एक दूसरे को काटती हैं। तो इस बिंदु को कहा जाता है ओरिजिन, मूल बिंदु इसको कहा जाता है। ओरिजिन है ये मूल बिंदु है। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, निर्देशांक होते हैं, वो 0,0 होते हैं। तो याद रखें इसके निर्देशांक क्या कहलाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट 0,0, यानी कि अब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों इसके क्या हो जाएंगे, 0,0 होंगे। इसमें जो x है, x निर्देशांक, इसको बूझ कहा जाता है, इसको अब्सिसा कहते हैं बूझ को। और ये जो ऊर्ध्वाधर है इसमें वाई एक्स होता है, इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है, ये इसको हिंदी में कोटि कहा जाता है। तो बूझ और कोटि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। x के मान को बूझ कहते हैं अब्सिसा, y के मान को कोटि कहते हैं, ऑर्डिनेट कहा जाता है इसको। जबकि मूल बिंदु को ओरिजिन कहा जाता है, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं, ये इसके निर्देशांक कहा जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सामने है। अच्छा, ये चतुर्थांश को भी देख लेते हैं। जब ये इसको 4 भागों में बांटेगा, 2 लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं, तो ये आपस में इसको 4 भागों में बांट देती हैं। तो इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश होता है। पहले वाले चतुर्थांश की इसके निशान की बात करें तो पहले वाले में x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का होता है। दूसरे वाले में x देखो ये माइनस का हो जाएगा और ये y हमारा प्लस का होता है। तो ये माइनस और प्लस, पहले x अक्ष आता है फिर बाद में y अक्ष का आता है। तो x का मान पहले लिखेंगे, y का मान बाद में लिखेंगे। अब्सिसा पहले आता है, ऑर्डिनेट बाद में आता है। फिर इसमें अपन लिखेंगे ये थर्ड वाला माइनस माइनस, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। फोर्थ वाले में x प्लस का होता है और y नेगेटिव होता है, y माइनस का होता है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये इसके आपको साइन वाला ये इसको इसी प्रकार से समझ लेना है। तो ये प्रथम चतुर्थांश से, द्वितीय चतुर्थांश से, तृतीय चतुर्थांश से, चतुर्थ चतुर्थांश से। इसके अलावा मान लो इसमें आपके जो x का मान 0 है तो वो y एक्सिस पे होगा, और y का मान 0 है तो वो फिर आपका x एक्सिस पे होगा। यानी कि आपका अगर बूझ 0 है, बूझ अगर 0 है तो वो y एक्स पे होगा, और कोटि 0 है तो फिर वो हमारा x एक्स पे होगा। यानी कि अगर आपका
अब सी साथ जीरो है तो वो आपका वाई एक्सेस पे होगा और ऑर्डिनेट जीरो है तो आपका एक्स एक्सेस पे होगा। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखाओं की संख्या कितनी। देखो ये दो बिंदु लगा रखे हैं, एक बिंदु और दो बिंदु, ये एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है। अब इस दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजार सकते हो, बस एक ही रेखा गुजरेगी, तो इसका आंसर कितना करेंगे, एक करेंगे। लेकिन दो की जगह पे आपका बिंदु एक ही हो कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, ये ए बिंदु है और इस एक बिंदु ए से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो देखो इस एक बिंदु से अपन कितनी रेखाएं गुजार रहे हैं, आपके सामने इसका रिजल्ट कितनी रेखा, आपकी मर्जी पड़े उतनी रेखाएं यहाँ से गुजार दो। मर्जी पड़े का मतलब कितना है, यहाँ पे अनंत रेखाएं हैं, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, अनंत रेखाएं आंसर हो जाएगा। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं, जबकि दो बिंदुओं से अपन एक और एक केवल एक ही रेखा गुजार सकते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट से कितनी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, पास करेंगे, तो 2 पॉइंट से 1 लाइन हो जाएगी और 1 पॉइंट से इन्फिनिटी लाइन्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें 60 का जो संपूरक कोण यहाँ पे बताना है। संपूरक कोण क्या होता है वो बताना है। तो देखो संपूरक कोण का मतलब यहाँ पे आपको सप्लीमेंट एंगल बताना है। आपको सप्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं, पहले इसकी परिभाषा देख लो। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि ऐसे दो एंगल जिनको सम करने पर ये स्ट्रेट एंगल के बराबर या फिर सिंपल एंगल के बराबर 180 डिग्री के इक्वल में इसका आंसर आ जाए, उसको अपन संपूरक कोण कहते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, इसको अपन क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। एक कोण 60 का है, दूसरा ज्ञात करना है तो 180 में से 60 को घटा लो। जैसे ए का मान है आपके 60 डिग्री, बी का मान ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी बराबर 180। ए का मान 60 है, बी का ज्ञात करना, 60 को इधर लाओ माइनस कर लो, तो बी बराबर कितना होगा, 180 माइनस 60 डिग्री। 180 में से 60 को घटाओ, 120 डिग्री आएगा, तो इसका आंसर कितना करेंगे, 120 डिग्री कर देंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसका उत्तर आप कमेंट करके बताना कि एक ऐसे संपूरक का मान बताना है, एक ऐसे कोण का मान बताना जो उसके संपूरक के बराबर है। एक ऐसे कोण का मान बताना है जो उसके संपूरक के बराबर आता है। ये तो संपूरक हो गया। आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक कोण पूछ लें, तो पूरक कोण क्या होता है, यहाँ पे 180 की जगह पे कितना आ जाता है, 90 आ जाता है। तो ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आंसर हो, उसको अपन ये पूरक कोण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले दो प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट करेंगे। एक तो राइट एंगल की जो मान है वो कितना होता है, राइट एंगल समकोण का मान कितना डिग्री होता है, और एक आपको बताना है सरल कोण का मान कितना होता है। सरल कोण ये कितने डिग्री का होता है। दोनों ही क्वेश्चन की जो आंसर है वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, ट्राइंगल ABC, ये इसके जो कॉन्ग्रुएंट है इसमें आपके, ये क्या इसमें कॉन्ग्रुएंट है आपके त्रिभुज PQR के, ये इसके सर्वांग सम है। ठीक है, सर्वांग सम का मतलब A का P से, B का Q से और C का R के साथ जिसका मान है वो बराबर होता है। कोण के हिसाब से बात करें तो जितना कोण A होगा उतना ही कोण P होगा, जितना कोण B होगा उतना ही कोण Q होगा, जितना कोण C होगा उतना ही कोण R होगा। सर्वांग सम का मतलब ये होता है। ये तो एंगल हो गया, आपके कोण हो गया। भुजाओं की बात करें तो AB का जो मान है वो PQ के बराबर होगा, BC का जो मान है वो QR के बराबर होगा, और SC का जो मान है वो PR के बराबर होगा। तो इसमें आपसे एंगल पूछा है, तो कोण A कितना होगा, तो देखो A के बराबर में P आ रहा है, तो इसका आंसर क्या करेंगे, कोण P करेंगे। देखो कोण P आपके ऑप्शन नंबर B में दे रखा है, बस यही इसका आंसर होगा। इसमें आप कमेंट करके बताना कि ये जैसे मान लो कोण C का पूछते तो फिर आप कितना लिखते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां है आपके सामने। एक त्रिभुज दे रखा है, ट्राइंगल एक आपके जिसकी 3 साइड दे रखी, 3 भुजाएं 3, 4, 5 सेमी की। इस ट्राइंगल का आपको सेमी पेरीमीटर ज्ञात करना है, अर्ध परिमाप आपको निकालना है। सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला है, वो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है S = A + B + C / 2। तो बस A + B + C करेंगे, और ये A का मान है, ये B का मान है और ये C का मान है। A का मान कितना है, 3 है, B का मान 4 है और C का मान 5 है, और 2 का इसमें भाग दे देंगे। A का मान 3, B का मान 4, C का मान 5 है। ये एक फॉर्मूला है अर्ध परिमाप का। एक ट्राइंगल है ABC, ये A है, ये B है और ये C है। वैसे ये गलत लिखा हुआ है, A के सामने ये मान लो A, B और C, तो A के सामने स्मॉल A, B के सामने स्मॉल B और C के सामने स्मॉल C होता है।
तो ये अपना जो एंगल होता है उसके सामने स्मॉल अक्षर में इसको बता देते हैं। तो यहाँ पे ABC के मान दे रखे हैं। अब इनका पेरीमीटर ज्ञात करना है, सेमी पेरीमीटर। तो इसके जो पेरीमीटर क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं की जोड़ होगी। अर्ध परिमाप ज्ञात करना है तो फिर 2 का भाग दे देंगे, तो ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है ट्राइंगल के पेरीमीटर का, अर्ध परिमाप का। तो इसमें अपन लिखेंगे A+B+C/2, इसका फॉर्मूला है। और A+B+C करेंगे तो ABC तीनों के मान लिखेंगे, 3, 4, 5 जोड़ करेंगे तो इसका उत्तर आएगा आपके 12/2। 12 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना करेंगे, 6 सेंटीमीटर कर देंगे। नेक्स्ट फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 10 है। ये स्टैटिक्स वाली प्रश्नावली से आपका वर्ग देर का आपका एक क्लास है आपके 20 to 30, यानी कि 20 से 30 वर्ग की चौड़ाई ज्ञात करनी। इसके आपको वर्ग अंतराल फाइंड करना है। तो वर्ग अंतराल या चौड़ाई क्या होती है, इनके बीच का अंतर होता है। तो 30 में से 20 को घटा लेंगे, तो 30 में से 20 को घटाएंगे तो इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना करेंगे, 10 कर देंगे, बस ये इसका आंसर होगा। इसमें जो 20 हैं वो इसकी निम्न सीमा कहलाती है, लोअर लिमिट है ये, इसको अपन कहेंगे निम्न सीमा। जबकि ये जो 30 है इसको कहा जाता है उच्च सीमा, उच्च सीमा। इनके बीच का जो अंतराल होता है उसको वर्ग अंतराल कहा जाता है। ठीक है, तो उसको अपन निकालने के लिए बड़ी में से छोटी को घटा लेंगे। नेक्स्ट आपकी अगला प्रश्न रिक्त स्थान वाला है। 11वां क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति उच्च शब्द से कीजिए। ये कह रहे हैं कि 5 की घात 2 और उसकी घात -7 का मान कितना होगा। तो देखो 5 की घात 2, ये पहले इसका फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। इसकी घात की घात गुणा होती है, जैसे a की घात m है और उसकी घात n है, तो इसको लिख सकते हैं a की घात m इंटू n, क्योंकि यहाँ पे ये घात की घात गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना है, 5 की घात 2 और उसकी घात -7, तो ये हो जाएगा आपका 5 की घात 2 इंटू -7। तो ये होगा 5 की घात 2 इंटू 7 -14। जब घात माइनस में तो इसको अपन बट्टे के रूप में लिख लेंगे, तो 1/5 की घात 14 इसका आंसर हो जाएगा। या तो 5 की घात -14 लिखेंगे या 1/5 की घात 14 लिख लेंगे। तो 5 की घात -14 या 1/5 की घात 14 इसके आंसर होंगे। देखो ऊपर अगर घात माइनस में है उसको 1 के बट्टे में लिखेंगे तो वो घात हमेशा प्लस में हो जाती है, इसकी पावर प्लस में चली जाती है। माइनस की पावर ये प्लस में हो गई बस इसको 1 के बट्टे में लिखने पर, तो ये ध्यान रखें इसमें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि x बराबर 3y हो तो यदि y बराबर 2 हो तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो y की जगह पे 2 लिख लो, तो x बराबर 3 इंटू वाई का मान 2 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, x बराबर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके 13वां, बिंदु 4 और 4 कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं। देखो दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही प्लस के हैं। निशान से पता कर लो कौन से में है। पहले वाले में दोनों ही प्लस के होते हैं, दूसरे वाले में x माइनस वाई प्लस होता है, तीसरे वाले में दोनों ही माइनस के होते हैं, चौथे वाले में x प्लस और y माइनस का होता है। ये हमारा दोनों ही प्लस के हैं, तो इसका मतलब ये कौन से में होगा, ये प्रथम में होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना, आपको प्रथम लिखना है। एक शांत रेखा को रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो एक शांत रेखा है उसको अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लो दो लाइनें एक दूसरे को इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर लेती हैं, तो ये जो एंगल है इनके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर भी होते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो इसको याद रखना आप। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि जो वर्टिकल एंगल होते हैं, वर्टिकली एंगल वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये वर्टिकली एंगल के रूप में इनको जाना जाता है, ये हमेशा ही इक्वल होते हैं। ये अगर 70 डिग्री है तो सामने वाला भी 70 होगा। ये 110 है, यानी कि ये 110 डिग्री है तो ये वाला भी 110 डिग्री ही होगा। कुल मिला के चारों को जोड़ेंगे तो 360 के बराबर वापस आ जाता है। फिर आपको 16वें में करना है सत्य, ट्रू फॉल्स बता रहे हैं, सत्य असत्य का चयन करना है। ये कह रहे हैं 16वें क्वेश्चन में कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक में क्या होता है, जेड्स ये 0 के दोनों तरफ चलते हैं, ठीक है, -1 -2। तो क्या सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या में है, तो देखो माइनस का 2 पूर्ण संख्या नहीं होता है। और पूर्ण संख्या के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0, 1,
2, 3 ये हमारी पूर्ण संख्या है। अब ये सारे के सारे जो पूर्णांक है वो इसमें पूर्ण में नहीं है, इसका मतलब ये असत्य होगा, क्योंकि -2 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ, उल्टा पूछ लेता है कि सभी जो पूर्णांक हैं, सभी जो पूर्ण संख्या वो पूर्णांक है, तब तो सही है। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, सारे के सारे पूर्णांक है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, तो इसका उत्तर अपन करेंगे असत्य। नेक्स्ट है पाई एक परिमेय संख्या है। तो ये तो हमने ऊपर चर्चा की थी कि पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो याद रखें ये पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये भी आपका असत्य ही होगा। पाई का मान कितना होता है कमेंट करके बताना है आपको। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि सबसे छोटी आपको बतानी है सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो इवन प्राइम नंबर है वो आपको बताना है। कौन सा इवन प्राइम नंबर है कमेंट करके आंसर दें। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, a + b a - b, इसको a² - b² लिख सकते हैं। ऊपर मैंने आपसे पूछा था कि a² - b² के बराबर में क्या लिखा जाता है, तो आपने कमेंट किया होगा a + b और a - b। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सत्य हैं। ये जिन्होंने किया उनके बिल्कुल सही है, तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 2x + 5, ये 2 चर वाला एक रेखिक समीकरण है। 2 चर का मतलब उसमें एक तो x होगा एक y होगा, या p होगा और q होगा, या r होगा और s होगा। इसमें आपके केवल x ही है, y नहीं है, तो फिर हमारा 2 चर वाला नहीं होगा, ये 1 चर वाला है, तो ये भी आपका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां आपके, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। ये जो x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पे काटती हैं इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन मूल बिंदु कहा जाता है। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होता है। तो इसका आंसर अपन सत्य करेंगे, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 21वां क्वेश्चन है, बहुपद py = y² - y + 1 इसका जो आपको p0 पे मान ज्ञात करना है। तो इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं py को, ये हमारा पॉलिनोमियल है py, ये दे रखा हमें y² - y + 1, इसका y = 0 पे मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको p0 पे मान ज्ञात करना है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 0 लिख लेंगे, तो ये 0 का स्क्वायर -0 और प्लस का 1, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो 0 - 0 + 1, 0 में से 0 का कोई मतलब नहीं है, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो इसका आंसर 1 ही होगा। तो p0 पे इसका जो मान है वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो बस अपना जो फाइनल आंसर है p0 पर इसका मान 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। तो इस कथन को निरूपित करने का 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है। इसमें क्या करेंगे, जो नोटबुक की कीमत है उसको मान लेंगे x रुपये, और कलम की कीमत है उसको मान लेंगे y रुपये। तो ये कह रहे हैं कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत की 2 गुनी है, यानी कि जितनी नोटबुक है वो उसकी कीमत कलम की कीमत का डबल है। मान लो कलम की कीमत 2 रुपये है, तो नोटबुक की कीमत इसकी डबल 4 रुपये हो जाएगी। तो इसको अपन ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, तो नोटबुक की कीमत x रुपये है, तो कलम की कीमत कितनी हो जाएगी, 2x 2y, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2y। अब इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में लिखना है, तो इस 2y को इधर ले आएंगे, तो x - 2y बराबर क्या बचेगा, 0। तो x - 2y बराबर 0, इसमें 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण ऐसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है समांतर रेखाएं और वर्ग, इनको परिभाषित करना है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, 2 रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं और उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती हैं। तो ऐसी रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। इसको L से, इसको M से दर्शाते हैं। तो L, M, N इनसे इनका दर्शाया जाता है। इनके बीच की दूरी सब तरफ हमेशा बराबर रहती हैं। तो 2 रेखाएं जब कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी तो उनको अपन समांतर रेखाएं कहते हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको अपन वर्ग कहते हैं। इसकी जो चारों भुजाएं वो बराबर होती हैं, चारों ही कोण वो भी आपस में बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, और वर्ग के चारों कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है, क्योंकि 90 को 4 से गुणा करेंगे, 90 को 4 बार जोड़ेंगे तो वो 360 डिग्री ही आता है।
आपको कमेंट करके बताना है कि ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों की जोड़, इसके अंतर कोणों की जोड़ कितना डिग्री होती है। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों की योग कमेंट करके आपको बताना है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण बराबर हो, समकोण हो, उसको अपन क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको दिए गए चित्र में कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू। तो हमें यह सिद्ध करना है कि पी क्यू एस और बराबर होगा पी आर टी। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है वो देख लो पहले। ये दे रखा है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये पी क्यू और आर ये वाला जो कोण है वो पी आर क्यू यानी कि ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर है। यानी कि ये जो कोण दे रखे हैं वो दोनों आपस में बराबर है। एक तो ये दे रखा है और हमें ये सिद्ध करना है कि पी क्यू एस ये बाहर वाला जो कोण है वो इस बाहर वाले कोण के बराबर होगा। तो ये अंदर के कोण बराबर दे रखे, हमें ये बाहर वाले कोण बराबर बताना है। तो जो जो दे रखा है पहले उसको अपन लिख लेंगे। क्या क्या ज्ञात है, जो दिया है वो उसमें आपको लिख लेना है। दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है आपके कोण पी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा कोण पी आर क्यू। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें क्यू पी एस, ये हमारा हो जाएगा सिद्ध करना है। ये सेकंड नंबर पे लिखना आपको, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है आपका कोण पी क्यू एस बराबर हो जाएगा कोण पी आर टी। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये हमें बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक लाइन है मान लो ये सीधी लाइन है, तो इसको आपको पता है कि सीधी रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं उनका जो योग है वो 180 के बराबर होता है। ये रेखीय कोण युग्म से हमने सीखा है। रेखीय कोण युग्म में कोण जो दे रखा है यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि जो कोण आपका पी क्यू एस है प्लस कोण पी क्यू आर है या पी क्यू टी है, पी क्यू आर, इन दोनों का जो जोड़ करेंगे वो हमेशा 180 के बराबर आएगी। ये समीकरण नंबर 1 बनेगी। इसी प्रकार से ये दो कोण बन रहे हैं इसमें और इन दोनों की जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर आएगी। सेम इसी प्रकार से ये वाला कोण पी आर क्यू और पी आर टी, इन दोनों की जोड़ भी आपके 180 के बराबर ही होगी। तो सेकंड वाला लिखेंगे कोण पी आर क्यू प्लस कोण ये पी आर क्यू और दूसरा हो जाएगा हमारा कोण पी आर टी। तो ये हो जाएगा आपका कोण पी आर टी, ये इसका मान 180 डिग्री के बराबर आएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों 180 के बराबर है, तो इधर वाला जो भाग होगा वो भी बराबर होगा, तो इसमें अपन बराबर इनको लिख लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से इसमें दे रखा है कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर क्या आएगा, इधर आ जाएगा कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, कोण पी आर टी। ठीक है, ये लिख लेंगे। और इसमें हमें क्या दे रखा है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है। यानी कि इसको अपन ये लिख सकते हैं या फिर इसको ये लिखा जा सकता है। तो ये दोनों अपन बराबर है तो आपस में कट जाएंगे। तो इसको अपन क्या लिख लेंगे, ये पी क्यू जो आर हैं, पी क्यू आर, उसको अपन पी आर क्यू लिख लेंगे या पी आर क्यू को पी क्यू आर लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कोण पी क्यू आर बराबर क्या है, कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू, तो इनको अपन किसी एक से लिख लेंगे। तो इसको पी आर क्यू को भी अपन पी क्यू आर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा ये कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर टी। ये पी क्यू आर से पी क्यू आर कट जाएगा और हमारा बचेगा कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। बस यही मेरे को सिद्ध करना था और वो को यहाँ पे लिख लेना है, एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि ये हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 25वां।
राज्य की विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम दे रखे हैं। किस पार्टी ने अधिकतम जो सीटें जीती वो आपको बताना है। पॉलिटिकल पार्टी दे रखी है आपको और जो जितनी सीटें विन की उनके नंबर दे रखे हैं। तो देखो, राजनीतिक पार्टी ए ने 75 जीती है, बी ने 55 जीती हैं, सी ने आपकी 37 जीती हैं, डी ने 29 सीटें जीती, ई ने 10 सीटें जीती और एफ ने आपके 37 सीटें जीती। तो अधिकतम तो सबसे ज़्यादा सीटें किस पार्टी ने जीती? तो देखो, सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या इसमें से सबसे ज़्यादा है? ए पार्टी वाली की 75। जो कितने सीटें जीती? 75, वो ए पार्टी ने जीती है। तो इसका उत्तर कितना होगा? किस पार्टी ने अधिकतम सीटें? तो राजनीतिक पार्टी ए ने, राजनीतिक पार्टी ए ने सबसे अधिक सीटें जीती। वो कितनी जीती? 75 जीती। तो आप कमेंट करके बताना कि कौन सी पार्टी ने सबसे कम सीटें जीती। इनमें से कौन सी राजनीतिक पार्टी ने सबसे कम जीती और कितनी सीटें जीती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB जो है वो कोण A का समद्विभाजित करती है। तो दर्शाइए कि कोण त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। यानी कि ये वाला इसमें दे रखा है कि AC जो भुजा है वो इस AD भुजा के बराबर है और ये जो AB लाइन है वो इस A कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि ऊपर का जितना कोण होगा उतना ही कोण ये नीचे वाला बनेगा। ये में दे रखा है। हमें यह सिद्ध करना है कि ये वाला जो त्रिभुज है ये ऊपर वाला ये इस नीचे वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। यानी कि इसको उठाकर इसमें नीचे वाले के ऊपर रखेंगे, नीचे वाले को ऊपर उठा के रखेंगे तो ये एक दूसरे को कवर कर लेगा, एक दूसरे को ढक लेगा। तो ये कब होगा? जब इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा पूरी इसके बराबर है और ये वाली भुजा भी इसके बराबर आएगी। तो इसको अपन यहाँ पे सर्वांग सम बताना है। तो इसमें क्या क्या दे रखा पहले वो लिख लेंगे। तो दिया गया है, तो दिया गया में क्या लिखना आपको? चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये आपको दिया गया में लिख लेना है। ये जो पूरी लाइन है वो आपको दिया गया में लिख लेनी है। फिर इसके बाद में आपको करना है सिद्ध करना। तो सिद्ध करना में क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है आपको त्रिभुज जो आपका दे रखा है ABC वो सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए अपन जो त्रिभुज लेंगे दोनों त्रिभुज AB जिसको सिद्ध करना उसमें देखेंगे। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में ये दोनों त्रिभुजों में देखेंगे ये जो कोण है ये कोण इनकी आपको तुलना करनी है। क्योंकि हमें दे रखा है कि ये वाला जो AB रेखा है वो इस A कोण को दो बराबर भागों में बांटती हैं। तो त्रिभुज ABC और ABD में एक तो ये AB है वो इस AB के बराबर हो जाएगी क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन लाइन है, ये उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो ये उभयनिष्ठ लिख लेंगे इसमें, ये इसके बराबर हो जाएगी उभयनिष्ठ। फिर अपन लिखेंगे ये AC और AD बराबर है तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। ऐसा हमें दे रखा है, ठीक है। ऐसा सवाल में दिया गया है कि AC AD के बराबर है तो इसमें दिया गया लिख लेंगे, ठीक है। दिया गया लिख लेना है। इसके अलावा आपको बताना है कि ये वाला जो कोण है इसके बराबर है। तो ये तो वैसे ही बराबर होगा क्योंकि सवाल में दे रखा है कि ये AB जो लाइन है वो A का समद्विभाजित करती हैं। इसमें लिखेंगे कोण CAB, कोण CAB बराबर क्या होगा? कोण BAD हो जाएगा, कोण BAD हो जाएगा या DAB हो जाएगा, ठीक है। तो BAC जो है वो BAD के बराबर हो जाएगा, BAC BAD के बराबर हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये जो A पे कोण बन रहा है वो बराबर है, ऐसा अपने ज्ञात है। क्योंकि जो AB है AB कोण A का समद्विभाजक है, AB कोण A का समद्विभाजक, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको। तो इससे क्या होगा? इसकी इन दोनों त्रिभुजों में इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और इनके बीच का कोण बराबर है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है इस दोनों में और इनके बीच का जो कोण है वो बराबर है। तो अपन क्या करेंगे? जो त्रिभुज हैं ABC, त्रिभुज ABC ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ABD के। ये नियम कौन सा लगेगा इसमें? साइड एंगल साइड वाला नियम लगेगा, ठीक है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट या फिर सर्वांग समता के कारण इसको सिद्ध कर लेंगे। तो सर्वांग समता इसमें लिख लेनी। तो साइड एंगल साइड जो नियम है इसके अनुसार इसको अपन यहाँ पे सिद्ध कर दिया। और पूछे कि क्या इसमें जो BC है वो BD के बराबर होगी क्या? तो हाँ, ये BC BD के बराबर होगी क्योंकि CPCT नियम के अनुसार जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं
उनके संगत जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ये ऐसा पूछ ले परीक्षा में तो भी आप बता देंगे कि इसमें जो आपका BC है वो आपकी BD के बराबर होगा। नियम क्या है, CPCT नियम के अनुसार ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 27वें क्वेश्चन में आपको इनके हरों का परिमेयकरण करना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको हरों का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो इसमें आपका परिमेयकरण करेंगे। तो इसमें संख्या सवाल को लिख लेते हैं। 1/, आपके √7 - √6 इसके हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण क्यों किया जाता है, ये अंडर को हटाने के लिए। वो उसका जो हर है इसमें इसका कॉन्ग्रुएंट लेते हैं, संयुग्मी लेंगे इसमें। तो इसका संयुग्मी क्या होगा, हर √7 - √6 का संयुग्मी क्या होगा, संयुग्मी मतलब इसका विपरीत चिन्ह लेते हैं। संयुग्मी वो हो जाएगा आपका √7 + √6 का अंश व हर में गुणा। अंश व हर में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/√7 - √6, इसको गुणा करेंगे √7 और प्लस √6 से ऊपर भी और नीचे भी गुणा करेंगे √7 प्लस √6 से। ऊपर ये 1 से गुणा होगा, दोनों आपस में गुणा करेंगे, नीचे ये दोनों आपस में गुणा में लिखेंगे। उसको अपन लिख लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका √7 प्लस √6 ऊपर हो जाएगा और नीचे ये हमेशा एक सूत्र बनेगा गुणा में a - b और a + b। ऊपर भी आया था ये, जिसको अपन क्या लिखते हैं, a² - b² लिखते हैं। a का मान कितना है, √7 है तो √7 का स्क्वायर लिखेंगे। b का मान √6 तो √6 का स्क्वायर लिखेंगे। ऊपर वाला सेम टू सेम आएगा ये √7 प्लस √6 और बटे में कितना आ जाएगा, √7 का स्क्वायर करेंगे 7 ही आएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही आएगा। 7 में से 6 जाएगा तो आंसर बचेगा 1 का भाग देंगे √7 प्लस √6 में, तो बस √7 प्लस √6 ही बचेंगे। बस यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, सीधा गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये 100 के आसपास की संख्या है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 100 + 4 और उसको लिख सकते हैं 100 - 4। तो इसको a + b और a - b के रूप में लिख लेंगे। तो 104 को क्या लिखेंगे, 100 - या 100 + 4 और 96 को लिखेंगे 100 - 4। ये अब हमारा सूत्र बना a + b और a - b। इसको क्या लिखते हैं, a² - b² लिखते हैं। a का मान कितना है, 100 है तो 100 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस b का मान कितना है, 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। 100 का स्क्वायर होता है 10,000, -4 का स्क्वायर होता है 16। घटा लो इनमें से, तो 10,000 में से 16 घटाएंगे तो 9,984 बचेंगे। भी वही हमारे क्या हैं, फाइनल आंसर है। गुणा किए बिना इनका सीधा उत्तर आपको ऐसे इस सर्व समीकरण की सहायता से निकालना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29वां। k का मान ज्ञात करना है, x = 2 y = 1 समीकरण में रखना है और k का मान ज्ञात करना है। जहाँ x है वहाँ 2 लिखेंगे, जहाँ y है वहाँ पे 1 लिखेंगे और गुणा करके जोड़ कर लेंगे। तो 2 × x का मान 2 प्लस 3 × y का मान 1 बराबर k। पहले गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k हो जाएगा। तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो k का मान कितना है आपके 7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो आपके 7 आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि AB ये समांतर है BCD के, यानी कि ये AB और CD दोनों आपस में समांतर हैं। कोण APQ, कोण APQ ये वाला 50 डिग्री है। आपको बताना है, एक और दे रखा है कोण PRD ये वाला है आपके 127 डिग्री। तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखो अपन इसको ज्ञात कर लेते हैं। ये दोनों समांतर रेखा हैं, तो समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण बनते हैं एकांतर कोण, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें एक तो सीधा लिखेंगे, क्योंकि दिया गया है AB हैं वो समांतर हैं CD के। AB अगर CD के समांतर हैं तो कोण ये जो आपका AP और Q दे रखा है, APQ वो PQR के बराबर होगा। कोण APQ बराबर क्या होगा, कोण PQR के समांतर होगा। कारण क्या है, एकांतर कोण है, क्योंकि समांतर रेखाओं में एकांतर कोण बराबर होते हैं।
APQ कितना है, ये 50 डिग्री है, तो ये कोण कितना है, x है, तो x का मान भी कितना आ जाएगा आपके 50 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर करेंगे 50 डिग्री। x का मान 50 है, ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा आपके 50 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपकी ये y वाला ज्ञात करना है। तो y वाले में ये वाला जो बाहर का कोण है वो भी इसके एकांतर हो जाएगा, ये सरल रेखा है, तो ये पूरा y प्लस 50 होगा, वो 127 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण इसमें लिखेंगे AP और R, ये AP और R, ये वाला जो कोण है वो बराबर होगा कोण PRD के, कोण PRD के। ये यहाँ पे कितना दे रखा है APR, तो APR जो है वो कोण, दो कोणों की जोड़ है, APQ है और PQR है, सॉरी APQ है और QPR है, तो ये हो जाएगा कोण APQ प्लस कोण QPR हो जाएगा, QPR, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा, इसमें PRD का मान लिख लेंगे 127, 127। APQ मान कितना है, APQ का 50 है, प्लस PQR कितना है, PQR आपके y डिग्री है और इसमें 127 बराबर में दे रखा है। तो कोण y का मान आपके 127, ये इसमें से घटाएंगे आपके 50 डिग्री, तो घटा लेंगे 127 में से 50 को, 7 बचेगा और 12 में से 5 गए तो भी 7 ही बचेगा। तो y का जो मान है वो आपके 77 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके 77 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके 0.6 बार को P/Q की फॉर्म में व्यक्त कीजिए, जहाँ P/Q पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। कुछ नहीं करना है, इसको अपन पहले x के रूप में मान लेते हैं कि माना कि x बराबर कितना है 0.6 का बार है, 6 के बार को अपन 0.666 के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि बार है तो ये बार बार आएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब बार कितने अंकों के ऊपर है, बार a के अंक के ऊपर है, तो इसको 1 0 यानी कि 10 से गुणा करना है। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे, तो इक्वेशन 1 को 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा कर तो ये कितना हो जाएगा 10x बराबर, ये 6 से गुणा होके 0.6, 10 से गुणा होगा तो ये 6.6 हो जाएगा, तो 6.666 ये चलता रहेगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा लेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर लेंगे, तो ये 10 में से 1x को घटा लेंगे, तो 10x माइनस x हो जाएगा। इधर क्या आएगा 6.66 माइनस 0.666 कर लेंगे, तो ये कितना बचेगा आपका 10 में से 1x गया तो 9x बचेगा। इधर 6.666 में से 0.66 को घटाएंगे तो 6.0 बचेगा, मतलब ये केवल 6 बचेंगे। x का मान ज्ञात करना है तो 9 का भाग दे देंगे 6 में, तो 6/9 यानी कि 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा दोनों में, तो 6 को काट देंगे 3 के पार्ट से 2 बार और 3 को पार्ट से 9 को काटेंगे 3 बार। x का मान कितना आया आपका P/Q के फॉर्म में 2/3 आ गया। अब 2 में 3 का भाग देंगे तो इसका उत्तर वापस 0.666 ही आ जाएगा। तो बस यही इसका क्या है फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको 2x² प्लस 7x प्लस 3 दे रखा है, इसमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने, तो ये गुणनखंड करेंगे 2x² प्लस 7x और प्लस में 3। पहले इस 2 को गुणा करेंगे 3 से, तो 2 तिया कितना होता है 6 हो जाएगा। फिर 6 के करेंगे गुणनखंड, जिनको जोड़ें या घटाएं तो 7 आ जाए, तो ये 6 के टुकड़े क्या हो जाएंगे 6 और 1 हो जाएगा, तो 6 और 1 7 हो जाएंगे और 6 एकम 6 रहेगा। तो इसको लिखेंगे 2x² प्लस 6x और प्लस में 1x और प्लस में 3। 2x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस 3। x प्लस 3 पहले से ही है तो अपन प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x प्लस 3। x प्लस 3 को एक बार लिखेंगे और 2x प्लस 1 को एक कोष्ठक में बंद कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, 32वें का सेकंड क्या है, इसमें दे रखा आपके x² माइनस y² बटा 100। ये x² माइनस y² के फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे इसको x² माइनस 100 किसका वर्ग है 10 का वर्ग है, तो इसको लिख लेंगे y² बटे 10 का स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो x² माइनस y बटा 10 का होल स्क्वायर। अब ये a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा आपका a² माइनस b² बराबर एक बार प्लस में a प्लस b, एक बार माइनस में a माइनस b। a का मान x है, b का मान y बटा 10 है। लिख लेंगे इसमें x प्लस y बटा 10 और x माइनस y बटा 10 हो जाएगा,
बस यही इसके फाइनल आंसर है। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के हिसाब से इसको खोलेंगे। अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन, जो कि आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले से हीरोन की प्रश्नावली से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं दे रखी हैं 18 सेमी और 10 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आपको दे रखा है त्रिभुज की दो भुजाएं और इसका परिमाप दे रखा है, यानी कि ये मान लो एक त्रिभुज है ABC, इसमें इसकी दो भुजाएं दे रखी हैं। ए भुजा आपको 10 दे रखी है और दूसरी भुजा आपको 18 दे रखी है, और तीनों ही भुजाओं की जो जोड़ है परिमाप है वो आपको दे रखा है 42 सेंटीमीटर। आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास में हीरोन का सूत्र लगेगा, एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी लगेगा। तो आपके पास में ए और बी का मान तो है लेकिन सी का मान नहीं है, तो पहले अपन सी का मान ज्ञात करेंगे इसके पेरीमीटर से, परिमाप से, फिर इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे भुजाएं दे रखी हैं, त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या दे रखी हैं, ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं जो दे रखी हैं वो दे रखी हैं ए बराबर 18 सेंटीमीटर है, ए बराबर 18 सेंटीमीटर, और बी बराबर कितना है वो 10 सेंटीमीटर है, बी बराबर 10 सेंटीमीटर, और सी बराबर मान हमें नहीं दे रखा है, सी बराबर दे रखा हमें ज्ञात करना, और परिमाप ज़रूर दे रखा है इनका। परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है इनका 42। परिमाप, त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। ये त्रिभुज है ए बी और सी, तो इसमें तीनों को जोड़ कर लेंगे, तो दिया गया है तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है आपके 42 है। ए का मान कितना है 18 है, बी का मान 10 है, सी का मान ज्ञात करना है बराबर में 42। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 28 प्लस सी बराबर 42, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 42 माइनस 28, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 42 में से 28 जाएंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए बराबर कितना है, ए बराबर दे ही रखा आपको 18 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना है वो हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, और सी बराबर कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। फिर अपन ज्ञात करेंगे इसमें सेमी पेरीमीटर, एस का मान वो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अभी ऊपर अपने जोड़ की थी कितना है ये 42 है, तो तीनों को लिख लेंगे ये ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 18 प्लस 10 प्लस 14 और बटे में 2, इन तीनों की जोड़ 42 आएगी क्योंकि हमने पहले दे रखी है, तो 42 बटे 2, 42 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। तो आपके जो एस है इसका मान कितना आया, एस बराबर 21 आ गया। अब लगाएंगे इसमें अपन हीरोन का सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का फॉर्मूला क्या है, हीरोन का सूत्र वो है हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी है। ए बी सी और एस का मान इसमें लिख लेंगे, तो ए का मान कितना है, एस का मान कितना है 21, कोष्टक 21 माइनस ए कितना है, ए आपके 18 है, बी कितना है 21 माइनस बी आपके 10 हैं, और 21 माइनस सी कितना है 14 है। बस तीनों को हल कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा ये, अंडर रूट लगा ही रहेगा इसके, 21 का 21 ही आएगा, इंटू कर लेंगे 18 में से 21 में से 18 गए तो 3 बचेंगे, ठीक है, इंटू हो जाएगा 21 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे आपकी 11, इंटू 21 में से 14 जाएंगे तो बचेंगे आपके 7। अब इस अंडर रूट में से संख्या को निकालनी है। एक तरीका तो ये है कि इन सबको गुणा करके फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, वो तरीका बहुत लंबा है, आपको इसमें इसको संख्या को 2 टुकड़े में तोड़ लेना है ताकि किसी न किसी का जोड़ा बन जाए इसमें। तो देखो 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 7 लिख सकते हैं, तो इस 21 को लिख लेंगे अपन, इस 21 को 3 × 7, तो 3 × 7 और फिर ये 3 वैसे वैसे आ जाएंगे, ये 11 वैसे वैसे आ जाएंगे और 7 वैसे वैसे ही आ जाएंगे। तो इसमें आपके एक तो 7 का जोड़ा बन जाएगा और एक आपके 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो 3 और 7 बाहर आ जाएंगे, तो 3 और 7 ये बाहर चले जाएंगे, अंदर कितना बचेगा, केवल 11 बचेगा। तो इसका आंसर आएगा आपके तीनों सातों 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल है, एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, तो बाकी नंबर कट जाएंगे। तो ये था आपके सवाल नंबर 34 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। ये प्रश्नावली अगर आपको समझनी है पूरी तो आप कमेंट करके बता देना, मैं इसी प्रकार से सारे वीडियो आपके जितने भी बनेंगे एक ही वीडियो में आपको इनको अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी प्रकार से आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 है अपना ये क्वेश्चन नंबर ये रहा 35। कार्तीय तल में आपको बिंदुओं का स्थान निर्धारण करना है कि ये बिंदु कौन बिंदु कहाँ पे स्थित होंगे। जैसा पहला बिंदु है 3,2, दूसरा बिंदु है 4,-1, C, 0,2, 2,-3 और -2,-5। ये बिंदु कौन कौन से कहाँ पे होंगे वो आपको बताना है। तो इसको अपन यहाँ पे ग्राफ में से दर्शा देंगे। ए बिंदु 3,2 दोनों प्लस के, x का मान 3 है और y का मान 2 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये 3,2। और बी बिंदु 4,1 है, 4 प्लस के y माइनस का है, तो ये आपके चौथे में होगा बी 4 और 1, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4, x का मान y का मान -1। इसी प्रकार से सी 0,2, x का मान 0 है, y का मान 2 है, तो जहाँ पे x बराबर 0 होता है वो y x पे होता है। तो यहाँ पे x का मान 0 है तो वो कहाँ पे होगा, y x पे होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। इसमें 2,0 है, -3 है, तो 2 प्लस के 3 माइनस के, तो ये होगा आपके चौथे में। डी भी आपका चौथे में होगा। इसी प्रकार से आपका पाँचवा है ई -2 -5, ये -2 -5 आपके तीसरे में होंगे, क्योंकि दोनों माइनस के होते तो वो 5वें में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसमें बिंदु को लगा देना है। मैं पूछता हूँ एक क्वेश्चन, आप कमेंट करके बताना कि एक बिंदु है आपका P जो है आपके -2,3, ये किस चतुर्थांश में स्थित है, कमेंट करके बताना। ये बिंदु कौन से कोऑर्डिनेट में है वो आपको कमेंट करके बताना है। क्वाड्रेंट में है वो आपको बताना है, कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है वो आपको कमेंट करके बताना है। या फिर इसके अथवा में दे रखा है आकृति को देख के बिंदुओं के नाम लिखने, ठीक है। इसमें बी के निर्देशांक बताने, तो बी का निर्देशांक बी यहाँ पे, तो यहाँ x का मान 4 है और y का मान 3 है, तो इसके निर्देशांक 4,3 हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा c के निर्देशांक, तो c कहाँ पे है, c रहा, ये रहा c, तो यहाँ पे c है, तो c देखो x का मान पहले -5 है, y का मान -4 है, तो दोनों माइनस के, तो तीसरे में आ जाएंगे -4 -5, -5 -4 ये तीसरे में आएगा। और फिर आपका है तीसरा अगला क्वेश्चन, इसमें 3 - 4, तो 3 - 4 कहाँ पे है, 3 - 4, तो ये रहा 3, x का मान 3 है और y का मान -4, तो ये d है। ये कौन सा बिंदु है, d बिंदु, तो इसमें लिखेंगे अपन d बिंदु। निर्देशांक -3,4 कौन सा बिंदु है, तो -3,4 ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, a बिंदु हो जाएगा। इसमें आपको b का भुज पूछा है, तो b का भुज क्या होगा, ये इसमें ई तो है नहीं, आपने बी लिख लिया था इसको, तो बी का भुज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि बी का जो एक्स है वो 4 है, कोटि कितनी तो 3 हो जाएगी। ऐसा इस क्वेश्चन को हल कर लेना है। फिर इसके बाद में आता है आपका अगला क्वेश्चन, 36वां क्वेश्चन है। भारतीय समाज में विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों लड़कियों की संख्या दे रखी है। 1000 लड़कों पर लड़कियों की जो संख्या होती है उसको अपन लिंगानुपात कहते हैं। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, कमेंट करके आपको बताना है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, ये 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है वो आपको कमेंट करके बतानी है। तो राजस्थान का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार आपको कमेंट करके बताना है। इनका आपको बनाना है दंड आलेख। तो आपको क्या करना है, एक तरफ नंबर लिख लेना है, एक तरफ आपको इनका संख्या रेखा पे इनको इस बार ग्राफ के रूप में इनको दर्शा देना है। दंड आलेख या बार ग्राफ के रूप में इनको बताना है, या फिर इनको आपको एक आयत चित्र के रूप में दर्शाना है। तो ये आयत चित्र और दंड आलेख मैं आपको अलग से और वीडियो में समझा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ये इसका पूरा एक अलग से वीडियो आने वाला है, तो मैं आपको वो पूरा उस वीडियो में समझा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। और आपके पास भी कोई पुराने पेपर हैं, वीडियो हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे भेज देना। व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। PDF आपको ऐप के अंदर मिलेगी। ये हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम में आपका ये पेपर है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। ये वीडियो आप कौन से ज़िले से देख रहे हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।